ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए जो हमारी एमसीक्यू वाली क्लासेस चल रही थी, उसका आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने इसके पहले की क्लासेस देखी होगी तो उन्हें पता होगा हम लोग लगभग एक पार्ट में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्लस सिर्फ क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जितने ऑप्शन होते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। एक एक ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से देखा जाता है, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन वगैरह चेंज होते हैं, जो कि पहले के पिछले साल वाले एग्जाम में चेंज हुआ है। ठीक है, टोटल निमी वाले क्वेश्चन नहीं आए, लगभग 20 से 30%, कई सारे बच्चों में 40-40% तक नए क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर आपका क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए। बाकी जिन्होंने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, पहले का वीडियो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने यूट्यूब में चले जाइए, वहां पर होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। वहां पे फिटर सेकंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, सारी वीडियो आप उस पर क्लिक करके बिल्कुल इकट्ठे एक साथ देख सकते हैं। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, तभी पार्ट 3 में मजा आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं पीछे के वीडियो में बता चुका होता, तो उसको आगे मैं उतना डिटेल में नहीं बताता हूं। तो इसीलिए आप पार्ट 1 से शुरू करेंगे ना, तब मजा आएगा पढ़ने में, और तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बाकी आपको मैंने बार बार बताया है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो चीजें कर रहे हो, उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए इस वेबसाइट पे विजिट करना है, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्लस फ्री में टेस्ट भी लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई। आप वीडियो देखिए, वेबसाइट पे जाइए, टेस्ट लगाइए, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि नहीं भाई हमारी तैयारी कैसे चल रही है, चीजें कितनी क्लियर है। कैसे, मैं हल्का सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। सबसे पहला वेबसाइट आपको मिल जाएगा globaliti.org के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ, सॉरी, यहाँ पे नया टैब कुछ इस टाइप से ओपन होगा, और इस पर यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, मोबाइल में नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड कॉर्नर में जैसे 3 डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना आप, ये सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आईटीआई कोर्स यहाँ लिखा हुआ है, आईटीआई कोर्स पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही ना, तो यहाँ पे देखिए फिटर थ्योरी लिखा हुआ आ गया, और इंप्लॉयबिलिटी, इसके लिए वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, और भी आपके सब्जेक्ट के यहाँ पे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। जिस सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है या टेस्ट देना है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिटर थ्योरी, फिटर थ्योरी पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही इस तरह से टैब ओपन होगा। नीचे दो ऑप्शन फिर मिलेंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर के हैं, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद नया टैब ओपन हो गया, नीचे को स्लाइड कीजिए, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, यहीं पर स्लाइड करके यहाँ पे बराबर आपके जो पीडीएफ है प्लस जो आपके टेस्ट है सारे अपडेट होते रहते हैं, तो इसको एक बार यहाँ पे जरूर आप लोग चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा खराब हो गया लग रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपको ये फिगर दे रखा है, यहाँ पे इस चीज में इस वाले पार्ट का यह नाम पूछ रखा है, जो यहाँ पे एक्स के रूप में दिखाया जा रहा है। देखिए, जो हमारा लैपिंग टूल होता है, लैपिंग हमने पिछले भी पार्ट में, अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि लैपिंग से रिलेटेड, कि लैपिंग वहां पे हमने देखा था, जो लैपिंग टूल था हमारा, लैपिंग वो फ्लैट थी। ठीक है, वो जो प्लेट थी, लैपिंग प्लेट, वो कैसी थी, फ्लैट थी। तो वो हमारा किस लिए यूज हो रहा था, वह हमारा यूज हो रहा था सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस की लैपिंग करने के लिए। बट इसकी आकृति आप देख रहे हैं, या सिलिंड्रिकल आकृति, कैसी है, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार आकृति है। तो यह कहाँ यूज होगा, तो यह होगा किसी आंतरिक होल वगैरह की फिनिशिंग करना होगा, तो उस केस में हम लोग इस टाइप वाला लैपिंग टूल यूज करेंगे। और एक चीज और आप ध्यान रखना, जैसे फिनिशिंग के लिए हम लोग लैपिंग यूज करते हैं, होनिंग यूज करते हैं, फाइल यूज करते हैं, ग्राइंडिंग यूज करते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में आपके आ जाता है कि कौन सा इनमें से प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा सबसे अच्छी अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, लैपिंग है। सबसे ज्यादा हमें फिनिशिंग होनिंग से भी ज्यादा फिनिशिंग लैपिंग के द्वारा मिलता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे इस चीज का पूछ रहा है कि यहाँ से देख रहे हैं, इसमें क्या दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक तो ऐसे वृत्ताकार आकृति में ऐसे खांचा टाइप का कटा हुआ है, और एक पूरी लंबाई में खांचा कटा हुआ है। तो जो पूरी लंबाई में खांचा कटा होता है ना, उसको हम लोग स्लिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्लिट के नाम से। ठीक है, और जो यहाँ पे वृत्ताकार आकृति में खांचा कटा हुआ, इसको हम लोग ग्रूव्स के नाम से जानते हैं, ग्रूव। ठीक है, एक सेकेंड, किस नाम से जानते हैं, ग्रूव के नाम से, ग्रूव। दोनों का काम क्या है, देखिए जो स्लिट यहाँ पे दिया गया, स्लिट का क्या काम होता है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे नट है और ये पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक स्लॉट कटा हुआ है, इसको स्लिट बोला जाता है। तो जब हम नट को टाइट करेंगे, नट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये पूरा स्लॉट यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, तो ये थोड़ा फैलेगा ना, नट के जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा फैल जाएगा। फैलने का मतलब है कि जो हमारा लैपिंग टूल है उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज में विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो स्लीट होता है वो फॉर एक्सपेंशन के लिए होता है, साइज के विस्तार के लिए होता है, एक्सपेंशन के लिए होता है। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए
विस्तार के लिए। जबकि वहीं पे बात किया जाए जो ग्रू है, ग्रू का काम क्या होता है, तो ये लैपिंग कंपाउंड को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? लैपिंग कंपाउंड, क्योंकि लैपिंग टूल से तो आपकी लैपिंग होगी नहीं जब तक इस पे लैपिंग कंपाउंड नहीं लगाओगे, ये किसी काम का नहीं है। तो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ कर रखता है, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ कर रखता है। लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लैपिंग कंपाउंड क्या चीज आ गया। लैपिंग कंपाउंड, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान चीज है। लैपिंग कंपाउंड में आपका क्या होता है? लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल, ठीक है, लैपिंग व्हीकल प्लस अब्रेसिव पार्टिकल, लैपिंग व्हीकल के रूप में क्या हो सकता है? तो ग्रीस या ऑयल, अभी मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से बस सुनते रहिए। ग्रीस या ऑयल मतलब ग्रीस या तेल। और अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में कई सारा होता है, जैसे कि डायमंड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और क्या होता है हमारे पास? बोरान कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। यह सब जो है यह चूड़ के रूप में रहते हैं, मतलब इनके तिक्ष, छोटे छोटे तिक्ष धार वाले इस तरह से दानेदार होते हैं, ठीक है, चाहे डायमंड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, बोरान कार्बाइड हो, इस तरह से छोटे छोटे तीक्ष्ण धार के रूप में, टुकड़े के रूप में रहते हैं। अब इनको क्या, इनका हमें मालूम है कि लैपिंग प्लेट होता था या लैपिंग टूल है, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, जब लैपिंग जो अब्रेसिव पार्टिकल है इनको पेस्ट के रूप में उस पर लगा देते हैं, तो बोला जाता है कि अब हमारा लैपिंग प्लेट है या जो भी लैपिंग टूल है वह चार्ज हो गया। जब वह चार्ज हो जाएगा तब उसके बाद उसके द्वारा हम लोग लैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है यह जो चूड़ है, चूड़ के रूप में मतलब दाने के रूप में, तीसरे धार के रूप में जो हमारे पास डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड कोई भी हो सकता है। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग? ग्रीस या तेल मिला करके उसका पेस्ट बनाएंगे, या पेस्ट के रूप में होगा ना, तो उसमें ग्रीस या तेल मिला करके उसका पेस्ट बनाएंगे। तो यही जो कंपाउंड तैयार होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग व्हीकल प्लस अब्रेसिव पार्टिकल दोनों को मिला करके जो कंपाउंड तैयार होता है उसी के लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। व्हीकल के रूप में ग्रीस ऑयल और उसके रूप में बुरादे के रूप में रहेगा, इन दोनों को मिला करके पेस्ट बनाया जाएगा और उन पेस्ट को इस ग्रू में भर दिया जाएगा। तो ग्रू क्या कर रहा है? इस लैपिंग कंपाउंड को एक तरह से पकड़ करके रख रहा है, फिर यह हमारा लैपिंग करने में काम आएगा। ठीक, तो ये चीज से क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? देखिए वही चीज आ गया ना जो भी हम बात कर रहे थे कि लैपिंग टूल में यह ग्रू था जो कि लैपिंग कंपाउंड को पकड़ करके रख रहा था, और यह जो लंबा था पूरा यहां से यहां तक कटा हुआ स्लिट था। स्लिट का फायदा क्या था कि जब हम नट को यहाँ पे टाइट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। मतलब जो हमारा लैपिंग टूल है उसमें एक्सपेंशन के लिए, उसके साइज में एक्सपेंशन के लिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। तो देखिए यही फायदा होता है कि जब हम सारे ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो अगला क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा ये चीजें चल रही है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, तो मैंने यह सारी चीजें जो थ्योरी है आपकी फिटर की ने उसको भी चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। अगर आप एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए क्या, ग्लोबल ITI का हमारा ऐप। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे क्या, ग्लोबल ITI सर्च करोगे तो वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप पर आप फिटर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बेनिफिट आपको ये होगा कि वहां पे मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज और हेडिंग वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, तो ये आपके फायदे के लिए है। ठीक है, क्योंकि यार देखिए हमें सिर्फ ITI नहीं पास करना, इसको देखकर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको देखकर के इसको देखोगे आप क्वेश्चन वगैरह ना, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को सॉल्व करा रहा हूँ, तब भी आप ITI पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, लेकिन डियर अगर आपको आगे कुछ करना है, ठीक है, वैसे में ऐसा तो नहीं सिर्फ ITI करके आप घर बैठ जाओगे, आपको जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कुछ भी, तो उसके लिए आपकी सबसे मेन जो होती है वह थ्योरी होती है, जो कि आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो वो कैसे तैयार होगी, तो उसके लिए आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप मेरे यहाँ से पढ़िए, अगर आपको कहीं और भी जैसे आपके IT कॉलेज में टीचर वगैरह आप उनसे पढ़ सकते हैं तो उनसे पढ़ लीजिए। आप खुद से सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो 2-3 बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, मतलब कहीं से भी कीजिए लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, मेरा मोटिव यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे हमें फिगर में यह क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दिखा रखा, पूछ रहा है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो हमें पहले फिगर को पहचानना होगा कि फिगर में आखिरकार है क्या। तो हम फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक, या नीचे क्या है, यह चक है, लेथ मशीन का चक है, इसमें एक बेलनाकार जॉब लगा हुआ है, और इस जॉब के ऊपर क्या, ये लकड़ी का एक ब्लॉक है, या क्या है, लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, टुकड़ा है। ठीक है,
लकड़ी के टुकड़े के नीचे अर्धवृत्ताकार आकृति कटी है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का हाथ दिख रहा है हल्का हल्का ना, यह ब्लैक कलर का क्या चीज है? तो ये जो ब्लैक कलर की चीज आपको दिख रही है, यह हमारा क्या है? यह है अब्रेसिव पार्टिकल, या कह लीजिए लैपिंग कंपाउंड है। क्या है? लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड। तो इसके द्वारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो देखिए पहला कह रहा है इंटरनल रिंग लैपिंग। तो आप देखिए यहाँ पे क्या, इस जॉब के ऊपर की लैपिंग किया जा रहा है ना, बाहरी सरफेस पे आउटर लैपिंग हो रहा है, जबकि यहाँ कर रहा है इंटरनल रिंग लैपिंग। तो पहले ही गलत हो गया कि भाई इंटरनल तो हो नहीं रहा है, तो बाहरी हो रहा है, तो यह वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सी वाले में लैपिंग इंटरनल इंटरनल सिलेंडर, यह भी गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर की बाहरी सरफेस लैपिंग हो रही है, तो जहां जहां पे आंतरिक लिखा हुआ है वह दोनों तो पहले ही आप काट लीजिए बिल्कुल आसानी से। अब दो ऑप्शन रह गए, एक्सटर्नल रिंग लैपिंग और लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो देखिए जब लकड़ी का ब्लॉक यूज किया जाता है अलग से इस तरह से आधा काट करके ना, तो यह यूज किया जाता है बड़े डायमीटर के लिए, लैपिंग लार्ज डायमीटर के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जहां भी आपको फिगर दिखे कि एक अलग से लकड़ी का ब्लॉक है, उस पर लैपिंग कंपाउंड लगा करके अलग से, यहाँ पे देख रहे हैं ये एरो बना रखा है, मतलब हम यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आगे पीछे की गति देते हैं। अपना ये जॉबलेस मशीन के चक्र में घूमता रहता है गोल गोल, और हम इस लकड़ी के ब्लॉक को पकड़ करके आगे पीछे करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देंगे। ठीक है, तो जहां भी इस टाइप का फिगर होगा तो लैपिंग लार्ज डायमीटर, जब बड़े डायमीटर के हमें लैपिंग करना होता है तब इस टाइप का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, छोटा डायमीटर होता तो एक्सटर्नल रिंग लैपिंग होता छोटे डायमीटर के लिए, लेकिन यहाँ बड़ा डायमीटर है तो फिर हम बड़े डायमीटर के लिए ये लकड़ी का ब्लॉक यूज करते हैं इस टाइप के, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कास्ट आयरन और अलाउ मटेरियल की होनिंग के लिए, देखिए लैपिंग नहीं होनिंग की बात कर रहा, मैंने बताया भी था आपको कि अगर कभी क्वेश्चन में आया तो आप ध्यान रखना कि होनिंग से भी अच्छी फिनिशिंग लैपिंग के द्वारा हमें मिलती है। तो कास्ट आयरन और किसकी बात कर रहा है? अलो मटेरियल, नॉन फेरस की। हाँ, तो कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल की होनिंग करने के लिए, तो कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल की होनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहाँ से आपको याद भी रहेगा कि देखिए सिलिकॉन कार्बाइड वाला है ना, तो जैसे मैंने लैपिंग में बताया था, तो उसी टाइप से इसमें भी आपको थोड़ा कुछ अपना सेट करके याद करना पड़ेगा कि सी वाला है, यहाँ पे कास्ट आयरन वाला है, और कास्ट आयरन क्या हो गया हमारा? यह हमारा फेरस वाले में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नॉन फेरस है यह, तो सिर्फ कास्ट आयरन ही हमारा फेरस में का लिया गया है, उसके अलावा जो नॉन फेरस मटेरियल होंगे उसके होने के लिए यूज किया जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। जबकि यहीं पे बाकी बात करें, जैसे कि डायमंड है, डायमंड किस लिए यूज किया जाता है? तो डायमंड यूज किया जाता है टंगस्टन के लिए। किस लिए? टंगस्टन के लिए, और सिरेमिक के लिए, सिरेमिक के लिए, और भी अलग अलग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जनरली हम टंगस्टन और सिरेमिक वगैरह के लिए डायमंड यूज करते हैं। किसका? डायमंड यूज करते हैं होनिंग में। होनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। एल्युमिनियम ऑक्साइड कहाँ यूज किया जाता है? तो स्टील के लिए। किसके लिए? स्टील के लिए यूज किया जाता है होनिंग में। ठीक है, लैपिंग का अलग है, होनिंग का अलग है, तो हम होनिंग की बात कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड स्टील के लिए यूज किया जाता है। जबकि ये जो बोरान कार्बाइड है हमारा ना, ये जनरली कहाँ यूज होता है? तो बोरान कार्बाइड हमारा लैपिंग वाले में यूज होता है। आपने देखा होगा डाई व गेज की लैपिंग के लिए, डाई व गेज की लैपिंग के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड यूज करते थे। किसमें? लैपिंग में यूज करते थे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? देखिए सरफेस हार्डनिंग मैंने पीछे के पार्ट में बता रखा है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में बताई है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो आप अपने यूट्यूब में चले जाइए, वहां प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक कर लीजिए, वहां पे फिटर सेकंड ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए फिर इसको देखिए। ठीक है, चलिए सरफेस हार्डनिंग का मतलब है किसी भी जॉब के सिर्फ ऊपरी सरफेस को केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास जैसे यह जॉब है तो सिर्फ ऊपरी सरफेस को हार्ड करेंगे, अंदर का भाग टफ और मुलायम बना रहेगा, उसी को सरफेस हार्डनिंग बोला जाता है। ठीक है, तो सरफेस हार्डनिंग में सतह स्केल मुक्त, स्केल मुक्त का मतलब है कि उसकी सरफेस पे काली पपड़ी ना पड़े, उसके सरफेस पे काली पपड़ी ना पड़े, वह स्केल मुक्त हो। ठीक है, तो कौन से प्रोसेस में होता है? देखिए नाइट्राइडिंग में क्या होता था, हमने पढ़ा था नाइट्राइडिंग में हम लोग नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके, किसको? नाइट्रोजन को प्रवेश करा करके उसकी सरफेस को हार्ड करते हैं, उसकी ऊपरी सरफेस में नाइट्रोजन प्रवेश कराया जाता है, जिसकी मदद से वह हार्ड होता है। नाइट्रोजन किससे मिलता है? हमें अमोनिया से मिलता है। अमोनिया को हम लोग अमोनिया गैस यूज करते हैं, तो वहां से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग वही देखिए बात है, केस हार्डनिंग ही तो है, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, यह सब केस हार्डनिंग की ही विधियां हैं। ठीक है, केस हार्डनिंग का मतलब वही ऊपरी केस को हार्ड कर देना। जैसे हमारे ऊपर क्या केस कहाँ होता है? केस सबसे ऊपर होता है, बाल हमारा कहाँ है? सबसे ऊपर है केस। तो वैसे ही केस हार्डनिंग का मतलब होगा कि जो भी वस्तु होगी सिर्फ उसकी ऊपरी सरफेस हार्ड होगी, सिर्फ उसकी ऊपरी सरफेस हार्ड होगी। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है? इसमें हम लोग एक आग की ज्वाला जलती, कैसे जलेगी? यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा,
यहाँ गैस आ रही है, एसिटिलीन गैस, जैसे वेल्डिंग वाले में होता है ना, गैस जला करके हम लोग गर्म करते हैं, तो उस तरह से एसिटिलीन गैस वगैरह लेकर के हम उससे, यहाँ पे देखिए एक गैस है और एक बर्नर है, इससे हम आग जलाएंगे, ऊपरी सरफेस जब गर्म होगा, और पीछे से यहाँ देखिए वाटर स्प्रे करते हुए आ रहे हैं, गर्म होते हुए आगे आगे हमारा लौ चलती जाएगी, गैस का जो है जो ज्वाला है वो जलती हुई गर्म करती हुई जाएगी, और पीछे पीछे पानी गिराते हुए आएंगे, तो गर्म होगा, तेजी से ठंडा होगा, जिस वजह से इसकी ऊपरी सरफेस हार्ड हो जाएगी। तो यह हमारा कहलाता है फ्लेम हार्डनिंग। तो फ्लेम हार्डनिंग के दो फिगर है, ये अभी मैंने पहले आपको बता रखा कि ये दोनों फिगर आपको ध्यान रखना है, जिससे कि एग्जाम में गलत ना हो जाए वाला, पर ज्यादातर आपको एग्जाम में नीचे वाला फिगर देखने को मिलते हैं। इसमें भी देखिए दो है ना, ऊपर वाला जो है इसमें गैस आ रही है और बर्नर से आग जल रहा है, नीचे वाले में इस वाले ट्यूब में वाटर आ रहा है और यहां से वाटर स्प्रे हो रहा है, तो आगे आगे आग चलेगी, पीछे पीछे वाटर, आग गर्म करती हुई जाएगी और वाटर उसको ठंडा करते हुए जाएगा, तो इस तरह से सरफेस हार्डनिंग हो जाएगी। जबकि इसी से मिलता जुलता यह इंडक्शन हार्डनिंग भी है, इसीलिए मैंने दोनों फिगर साथ में ले रखा है। इंडक्शन में देखिए कोई भी ज्वाला वगैरह नहीं दिख रही है, नॉर्मल एक कॉपर की ट्यूब लपेटी गई है, जिससे कि इसमें से पानी प्रवाहित किया जाए और ऊपरी सरफेस को यह ठंडी कर सके। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की करंट और मीडियम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी की करंट यूज की जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी की। लेकिन देखिए ध्यान देंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी की मात्रा जितनी ज्यादा, गहराई उसकी केस की उतनी ही कम। और जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट यूज करेंगे ना, तो हमें 0.7 से और लगभग 1 mm तक उसके केस, जो ऊपरी केस है उसका जो है हमें हार्डनेस प्राप्त होगा। जबकि अगर ये मीडियम वाला यूज कर लेंगे तो इसमें बढ़ जाएगा, इसमें 1.5 से 2 mm तक ऊपरी केस इसका हार्ड होगा, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी मीडियम है तो हार्डनेस की ज्यादा, उसकी हार्डनेस की गहराई ज्यादा है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हार्डनेस की गहराई कम है। तो ये होता है इंडक्शन वाले में। और इसमें जो हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, इसमें हमारे जॉब के जलने का भी खतरा नहीं होगा, और जब जॉब जलेगा नहीं तो उस पर पपड़ी पड़ेगी नहीं, उस पर स्केल पड़ेगा नहीं, तो स्केल मुक्त कौन सा हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान से ऊपर तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम गर्म कर रहे हैं, और लेकिन ठंडा कैसे कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, वो भी भट्ठी में ही ठंडा कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम लोग जो मेटल है, जो स्टील है, उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं और उसको बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं, या तो भट्टी में ठंडा होने दीजिए या राख में दबा दीजिए। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे घरों में आपको बाटी चोखा लगता है, तो हम लोग बाटी वगैरह क्या करते हैं कि उसको आग से बाहर नहीं निकालते हैं, उसको राख के अंदर ढके रहने देते हैं, ताकि धीरे धीरे लोग खाते रहेंगे और उसमें से एक एक निकालते रहेंगे, तो आपकी वो बाटी गर्म रहेगी। इकट्ठे बाहर निकाल दोगे तो ठंडा हो जाएगी। तो हमने उसमें क्यों रखा राख में, इसलिए हमने बाटी को छोड़ दिया, जिससे कि वो धीरे धीरे ठंडा हो। तो वही केस यहाँ पर भी है, हम अनिलिंग प्रोसेस में ऐसा करते हैं कि मेटल को गर्म करने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा करना होता है। तो धीरे धीरे ठंडा करने के लिए या तो भट्टी में छोड़ दीजिए या राख में दबा दीजिए, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, अनिलिंग हो गया। एक चीज और ध्यान देते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए एक होता है ना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वह सभी के लिए एक समान होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, 723 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वह बदलता रहता है, वह सबका चेंज होता रहता है उसके कार्बन की परसेंटेज के आधार पर। लेकिन एक चीज ध्यान देना हमें कि जिस स्टील में 0.84% कार्बन हो, कितना कार्बन हो, 0.84%, कहीं कहीं पर 0.83 भी इसको ले लेता है, तो कोई एक ही रहेगा एग्जाम में, कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो 8.3 रहेगा 8.4 रहेगा। तो जिसमें 0.84% के लगभग या 8.3% के लगभग कार्बन होता है, उस स्टील को हम लोग इटेक्टोइड स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, इटेक्टोइड, इटेक्टोइड स्टील, यह नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस स्टील में 0.8% कार्बन होता है उसे इटेक्टोइड स्टील के नाम से जाना जाता है। और इस स्टील का एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों एक ही होता है। तो जिस स्टील में 0.84% कार्बन होगा वह इटेक्टोइड स्टील कहलाएगी, और उस स्टील की लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों 723 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी स्टील है जिसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों एक समान होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वह आपकी इटेक्टोइड स्टील है। और इटेक्टोइड स्टील कब कहलाती है, जब उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.84 हो। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज हो गई, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
यहाँ पे हम देख लेते हैं एनिलिंग और हार्डनिंग कब होगा भाई। तो हार्डनिंग में हमें मालूम है कि हम लोग इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गर्म करते हैं और फिर तेजी से ठंडा कर देते हैं, तो वो हार्डनिंग हो जाता है। ठीक है। नॉर्मलाइजिंग कब होगा? नॉर्मलाइजिंग में हम लोग इसमें भी इसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और इसको हम लोग नॉर्मल ठंडा करते हैं, मतलब कमरे के तापमान पर। कहा? कमरे के तापमान पर नॉर्मल ठंडा होने देते हैं, जबकि इसको तेजी से इसमें तेजी से ठंडा करते हैं, तेजी से ठंडा करते हैं। ठीक है। और टेम्परिंग में क्या होता है? तो देखिए टेम्परिंग कब होता है? जब हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग किया जाता है। हार्डनिंग करने की वजह से उस मेटल में हमारी अतिरिक्त भंगुरता आ जाती है, अतिरिक्त ब्रिटलनेस आ जाता है। उस अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। उस अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग जो होता है यह क्रिटिकल रेंज तक नहीं जाता है, यह कहां रहता है? बहुत कम टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे ही रहेगा। और अगर वहीं पे जो केस हार्डनिंग वाला होता है, यह तो नॉर्मल हार्डनिंग हो गया ना, अगर केस हार्डनिंग वाला स्टील होगा और उसका हमें टेम्परिंग करना होगा तो और कम टेम्परेचर पे होता है, वो तो 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। कौन सा वाला? केस हार्डनिंग वाला। केस हार्डनिंग वाला। नॉर्मल हार्डनिंग में 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हैं, केस हार्डनिंग में तो सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रख करके उसकी टेम्परिंग कर दी जाती है। टेम्परिंग करने का उद्देश्य यही होता है कि जो उस मेटल में हार्डनिंग की वजह से अतिरिक्त भंगुरता आ गया है उसको समाप्त किया जा सके। टेम्परिंग क्यों किया गया? अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए, अतिरिक्त भंगुरता को, ब्रिटलनेस को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए शॉक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? शॉक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। शॉक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि वो झटके को सहन कर सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारे सामने, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करना हो या फिर आंतरिक दोष को दूर करना हो या फिर ग्रेन को परिष्कृत करना हो, रिफाइन करना हो, तीनों चीजें मैंने बताई थी कि आंतरिक दोष दूर करना हो, आंतरिक संरचना को परिष्कृत करना हो या उनके ग्रेन को रिफाइन करना हो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग करते हैं। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है। टेम्परिंग वाला अभी हमने बात किया, अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करना हो या फिर शॉक रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, उस केस में होगा। एनिलिंग कब होगा? एनिलिंग हम लोग करते हैं स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर स्टील की हार्डनेस दूर करने के लिए, यह भी पहले मैं बता चुका हूं, पिछले पार्ट देख लेना आप लोग, उसमें डिटेल में बताया था। या फिर स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ठीक है, या फिर मशीनेबिलिटी की योग्यता बढ़ाने के लिए एनिलिंग किया जाता है। ये सारी चीजें होगी। ठीक है। हार्डनिंग कब किया जाता है? तो जब हमें किसी स्टील में काटने की क्षमता जोड़नी हो, मतलब किसी और दूसरी स्टील को काटना है तो उसे हार्ड कर दिया जाएगा, या फिर उस स्टील में हमें क्या करना हो? वियर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, घिसाव प्रतिरोधी बनाना हो, उस केस में भी हार्डनिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? इसमें गर्म साल्ट बाथ, देखिए नाम में देखिए क्या कह रहा है, गर्म है, साल्ट है, बाथ। बाथ से ही हमें लग रहा है ना कि बाथ मतलब नहाने से मतलब जैसे फील आ रहा है, और बाथ का मतलब नहाना मतलब लिक्विड पानी टाइप पे याद आ जा रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर इसके वर्ड को पकड़ेंगे तो आधा तो आपका काम यही से बन जाएगा कि गर्म साल्ट बाथ। बाथ का मतलब नहाने से, आप नहाना मतलब क्या? लिक्विड पानी से नहाओगे आप, तो यहाँ आपके दिमाग में तुरंत लिक्विड वाला चीज आ जाएगा, और जैसे ही लिक्विड आएगा आप लिक्विड कार्बोनाइजिंग को सही कर दोगे। ठीक है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया कैसे आप तुरंत ऑप्शन सही कर लोगे कि लिक्विड कार्बोनाइजिंग क्यों सही है। ठीक है। पहले जैसे फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग में तो आपको कुछ बताना नहीं है, ये दोनों फिगर देख लीजिए। अभी हम लोगों ने पीछे भी इस फिगर को देखा था। ठीक है भाई, इसमें फ्लेम जल रहा है और वाटर है, ठंडा कर रहा है, तो इस टाइप से होता है, तो हमारा फ्लेम हार्डनिंग होता है। अभी हमने पीछे देखा था। और गैस कार्बोनाइजिंग में क्या होता है? देखिए कार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन की मात्रा। जब हम किसी भी पार्ट के, किसी भी स्टील के ऊपरी सरफेस को हार्ड करने के लिए क्या करें? उसके ऊपरी सरफेस में कार्बन को प्रवेश करा के हार्ड करते हैं, तो कार्बोनाइजिंग कहलाता है। अब चूंकि गैस कार्बोनाइजिंग है तो मतलब वो कार्बन हमें कहां से मिलेगा? तो हम गैस से लेंगे। अब कौन सी गैस से कार्बन मिलेगी? तो हमें मालूम है कि मेथेन। मीथेन हो गया ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी गैसें हैं जिसमें कार्बन होता है, या ऐसी गैसें हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो हम इन गैसों का यूज करके उनमें जो कार्बन है उसको किसी भी स्टील के पार्ट के ऊपरी सरफेस में अगर हम उसके केस को हार्ड करने के लिए यूज करेंगे तो वह हमारा गैस कार्बोनाइजिंग कहलाएगा। पैक कार्बोनाइजिंग कब कहलाएगा? तो इसका भी हमने पहले बात किया था कि भाई पैक कार्बोनाइजिंग में क्या होता है? एक कास्ट आयरन या स्टील का बक्सा होता है, कास्ट आयरन या स्टील का बक्सा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें जिस मेटल में की हमें केस हार्ड करना है,
पैक कार्बोनाइजिंग मतलब पैक करके उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे ऊपरी केस में और हार्ड करेंगे। तो जिस मेटल के हमें क्या करना है, केस हार्ड करना है, ऊपरी सरफेस को हार्ड करना है, उस मेटल को इस बक्सा के अंदर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके चारों तरफ हम ऐसे मटेरियल रखेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है। कौन सा मटेरियल, जैसे कि चारकोल, कोयला जानते हैं ना, कोयला रख सकते हो आप, लकड़ी रख सकते हो, और चमड़ा, हड्डी, बोन होता है ना, हड्डी में भी कार्बन पाया जाता है। तो इस टाइप की चीजें अगल बगल भर दी जाएगी। फिर बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभिक्रिया तेज हो सके, यह अभिक्रिया हमारी जल्दी हो जाए, तेजी से हो जाए, इसके लिए अभिक्रिया को तेज करने के लिए एनर्जाइजर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनर्जाइजर के रूप में हम लोग यूज करते हैं बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, एनर्जाइजर के रूप में बेरियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। इसका काम सिर्फ यह होता है कि अभिक्रिया को तेज कर देता है, जल्दी प्रोसेस को खत्म करता है बेरियम कार्बोनेट। तो इसको मिलाकर के फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से बक्से को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अंदर की गैसें बाहर ना निकले, बाहर की गैस अंदर ना जाए, इसके लिए जब बंद करते हैं तो फिर जहां पे वो बंद होता है बक्सा ना, तो उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, फायर क्ले, मिट्टी आती है, फायर क्ले मिट्टी लगा करके बंद कर देते हैं, जिससे गैस बाहर ना निकले और बाहर की अंदर ना जाए। उसके बाद फिर उस बक्से को तार से बांध देते हैं कि वह खुले ना, फिर उसे हम लोग गर्म करते हैं। तो इस तरह से जो हड्डी, लकड़ी, चमड़ा जो भी होगा, उसके कार्बन निकल करके इस मेटल में के ऊपरी सरफेस में प्रवेश करते हैं और कार्बोनाइजिंग का काम करते हैं। ठीक है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग जो कि अभी हमने सही किया, तो यह क्यों सही किया, क्योंकि आपको जानते गर्म साल्ट बाथ में कौन सा ऐसा विधि था जिसको गर्म साल्ट बाथ में हम लोग केस को हार्ड कर रहे थे, सरफेस को हार्ड कर रहे थे। तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, सोडियम साइनाइड होता है हमारे पास, क्या होता है, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड होता है हमारे पास, प्लस सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इन तीनों को मिला करके हम लोग एक क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं। सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड तीनों को मिला करके एक घोल बनाया जाता है, और फिर उसमें हम लोग उस पदार्थ को डाल देते हैं डुबो करके, उसकी ऊपरी सरफेस हम लोग क्या, कार्बन की मात्रा को प्रवेश कराते हैं। तो इसलिए इसको लिक्विड कार्बोनाइजिंग कहते हैं कि लिक्विड में हम लोग कार्बन की मात्रा प्रवेश करा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे पूछा गर्म साल्ट बाथ में कौन सा, देखिए यहाँ पे एक बात, हमने एक घोल बनाया, बात का मतलब घोलते हैं, हमने घोल बना करके उसे गर्म किया और फिर हमने उसमें का सरफेस को हार्ड किया, इसीलिए जो गर्म साल्ट बात वाला है वह लिक्विड कार्बोनाइजिंग के अंतर्गत आ जाएगा, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को सही किया। ठीक है, एक चीज और होता है कि जो हमारा केस हार्ड होगा उस मेटल का, तो जो मेटल का केस हार्ड होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है सोडियम साइनाइड पे। केस हार्ड की गहराई कि कितनी गहराई तक केस हार्ड होगा, तो सोडियम साइनाइड पे डिपेंड करेगा, सोडियम साइनाइड की परसेंटेज पे, जितना ज्यादा सोडियम साइनाइड का परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा केस हार्ड गहराई तक प्राप्त होगा। सोडियम साइनाइड की परसेंटेज की मात्रा कम तो केस हार्ड की गहराई की भी मात्रा कम। तो इस तरह से हमें जितना जरूरत होगा उस हिसाब से हम लोग सोडियम साइनाइड की परसेंटेज की मात्रा को घटा बढ़ा करके केस हार्डनिंग की मोटाई को भी घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है चिन्हित भाग का नाम क्या। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखा रखा है, इसका पूछ रहा है कि ये जो है यह कौन सा भाग है। तो एक चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है, इसमें देखिए ये कैसा है, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो इस तरह से सॉफ्टवेयर इस टाइप से कटा हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, स्प्लाइन शाफ्ट होगा, जबकि स्प्लाइन शाफ्ट नहीं होता है। यह कौन सा शाफ्ट होता है अभी क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है टेपर शाफ्ट, तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा बेलनाकार है ना, पैरेलल टाइप का, टेपर तो कहीं से दिख ही नहीं रहा, तो यह तो हो ही नहीं सकता, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो इधर वाला फिगर मैंने ले रखा है यह दोनों स्प्लाइन शाफ्ट के। स्प्लाइन शाफ्ट में क्या होता है, शाफ्ट पर जो है ग्रुप्स कटे होते हैं लंबे लंबे, और वो ग्रुप्स इस टाइप से कटे होते हैं जैसे लगता है कैसे गियर टाइप का। ठीक है, तो बेलनाकार शाफ्ट है भाई, शाफ्ट है लंबी सी बेलनाकार, इस पे लंबे लंबे ग्रुप्स काट दिए गए हैं। और जो हमारा हब होगा स्लाइड शाफ्ट पर जो हम लोग लगाएंगे पुली या गियर जो लगाते हैं भाई उसको हब बोलते हैं। तो जब हमारे शाफ्ट पर ऐसे ग्रुप्स कटा हुआ है तो हब के अंदर भी ग्रुप्स काटा जाएगा जिससे कि ये उसके अंदर जा सके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लाइन हब बोलेंगे। ये स्प्लाइन शाफ्ट हो गया और ये स्प्लाइन हब हो गया, दोनों एक दूसरे में चले जाएंगे। इसमें एक फायदा ये होता है कि जैसे यह इसके रोटरी, जो इसका रोटरी रिलेटिव मोशन है उसको तो रोक देता है, घूर्णन सापेक्ष दोनों अच्छे से जाम हो जाएंगे और अच्छे से पावर ट्रांसमिट करेंगे। पर हमें जहां पे जरूरत हो क्या, एक्सियल मोशन की, तो इस स्प्लाइन शाफ्ट पे हब जो स्प्लाइन हब आसानी से एक्सियली अच्छी इधर उधर खिसक सकता है। तो ऐसी जगहों पे बहुत आसान रहता है जब जहां पे हमें एक्सियल मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा स्प्लाइन शाफ्ट है, देख रहे हैं यहाँ पे नीचे भी स्प्लाइन है, देखिए ये स्प्लाइन शाफ्ट हो गया, इसमें लंबे लंबे ग्रुप्स काटे गए हैं गियर की तरह, और इसके ऊपर फिर देखिए ये जो हमारा गियर लगाया गया है, तो गियर क्या कहलाएगा, हमारा हब कहलाएगा, हब कहलाएगा।
क्योंकि स्प्लाइंड वाला है तो स्प्लाइंड हब कह देंगे, स्प्लाइंड हब। और स्प्लाइंड हब के अंदर भी देखिए उसी टाइप से, जैसे ये खांचा दिखाया गया ना, तो ये इसी का है, यह खांचा इसी का, स्प्लाइंड हब के भी अंदर खांचा कटा होगा और इसके, तभी तो दोनों एक दूसरे पे सेट होंगे और बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से एक अच्छा टारगेट पे दिया जा सकता है। यह हमारा होता है क्या, स्प्लाइंड शाफ्ट। सेरेटेड शाफ्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर इस पर भी उसी तरह से ग्रुप्स कटे हैं, लेकिन पतले पतले ग्रुप्स काटे गए हैं दांतेदार टाइप के, ठीक है। वहां पे देख रहे चौड़े चौड़े गियर के दांते के टाइप के ग्रुप्स काटे गए थे, यहाँ पे बहुत महीन महीन लाइनें बनी हुई, पतले पतले दांते काटे गए हैं। तो जो पतले पतले दांते होते हैं उसे सेरेटेड शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेटेड शाफ्ट कहते हैं। स्क्रू पिच गेज क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपको फिगर में दिख रहा है स्क्रू पिच गेज है। यह भी हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं कि भाई स्क्रू पिच गेज का काम क्या होता है, किसी भी स्क्रू के पिच को चेक करने के लिए। इनमें कई सारी ब्लेड होती है, सभी ब्लेडों पे उनका पिच अंकित होता है। पिच क्या होता है, तो किसी भी थ्रेड में एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी पिच कहलाती है। तो जो ब्लेड हमारा इस, जैसे अब इस स्क्रू का हमें पिच पता करना है तो बारी बारी से सभी ब्लेड को रखते जाएंगे। जिस ब्लेड का थ्रेड बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच कर जाएगा, एकदम अच्छे से एक दूसरे में बैठ जाएगा, तो हम इस पे लिखा हुआ पढ़ लेंगे कि 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस स्क्रू का जो पिच है वो 0.5 है, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी 0.5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों में कटे की में फिट होता है। देखिए ये चीज भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि शंख की और सैडल की, जनरली दो की होती है हमारी, कौन कौन सी, शंख की और सैडल। देखिए मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि इनके बारे में पहले बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं हल्का हल्का आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप वीडियो ये वाली पहली बार देख रहे हैं, पार्ट 3 आपने देखना शुरू कर दिया, तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है। तो देखिए सैडल की और शंख की, शंख की वह की है जो शाफ्ट में भी कीवे काटा जाता है और हब में भी, दोनों में काटा जाता है, दोनों में फिट होता है। जबकि सैडल की में शाफ्ट में कोई खांचा नहीं कटा होता है, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटा जाता है। हब का मतलब है पुली या गियर, ठीक है। चलिए तो किसमें हो जाएगा हमारा, शंख की में, ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई शंख की में क्या होता है, जो हमारे शाफ्ट होती है, शाफ्ट में भी खांचा कटा होता है और जो इसके ऊपर पुली या गियर लगाया जाएगा इसको हम लोग हब कहते हैं। क्या कहते हैं, हब कहते हैं। हब का मतलब पुली या फिर गियर जो भी हम इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है हमारा क्या है, यह हमारी शाफ्ट है। तो जो शंख की होता है शाफ्ट में भी खांचा कटेगा और हब में भी खांचा कटेगा। और हमारे पास देखिए इस टाइप से की होगा, की आधा इसमें चला जाएगा आधा इसमें चला जाएगा, ठीक है। मैंने बताया भी था कि जो शाफ्ट में कीवे बना होता है उसे की सीट कहते हैं और ऊपर वाले को कीवे कहते हैं। तो ये जब दोनों में चला जाएगा तो शंख की होगा, ठीक है। शंख की का ही एक एग्जांपल फिदर की है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखा रखा है यह फिदर की है। यह किसके अंतर्गत आता है, शंख की के अंतर्गत ही आता है। इसकी आकृति थोड़ा अलग है, आयताकार टाइप की पूरी नहीं, इसके किनारे को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, थोड़ा सा राउंड कर दिया गया है। इसको शाफ्ट में आधा यहाँ चला जाएगा और आधा आपका हब के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसको यहाँ शाफ्ट पे फिक्स कर देते हैं। यह फिदर की है आपका, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि ये जो फिदर की वाली होती है ना, इसमें यह जो इस पे हम लोग पुलिया गियर लगाएंगे तो उसको रोटेशनल जो उसकी रोटरी मोशन है, सापेक्ष गति को तो रोकेगा लेकिन एक्सियल मूवमेंट को होने देता है। चलिए यहाँ पे सैडल की में क्या होगा, मैंने बताया कि शाफ्ट पर कोई भी खांचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटा जाएगा, शाफ्ट पे कोई खांचा नहीं। तो हमारा क्या कहलाएगा, सैडल की कहलाएगा। सैडल की दो टाइप का है हमारा, फ्लैट और हालो। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों का फिगर ले रखा है। जो यह वाला फिगर है यह फ्लैट सैडल की का है, यह वाला देख रहे हैं यहाँ फिगर दिखाया गया ना कि शाफ्ट है, शाफ्ट में कोई भी खांचा नहीं कटा है, सिर्फ हब में खांचा काटा गया है और उसी में हमारा की लगा दिया जाएगा, हब के रूप में पुलिया की है। यहाँ पे देखिए शाफ्ट दिखाया गया है। अब की यहाँ पे बैठेगी कैसे, यह भी मैं पीछे बता चुका हूँ कि अगर हमारा नॉर्मल शाफ्ट होगा ऐसे गोलाई में और आप की ला करके यहाँ पे बैठाने की कोशिश करोगे तो की सही से बैठेगी नहीं ना, इधर इधर ऐसे खालीपन सा रह जाएगा। की अच्छे से बैठ सके इसके लिए शाफ्ट को हम लोग देखिए यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, शाफ्ट को हल्का सा घिस देते हैं जिससे कि की को बैठने के लिए जगह मिल जाए। तो जो यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होती है, जो टार्क ट्रांसमिट होता है, वह की और शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से होता है, इसीलिए ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, या हल्के पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है सैडल की। हालो सैडल की कब बोलेंगे, देखिए जो हमारा सॉलिड था या फ्लैट था, फ्लैट या सॉलिड भी कहते हैं, इसमें आगे वाला हिस्सा कैसा था, बिल्कुल नॉर्मल था, तो फिर हमारा क्या हो गया, फ्लैट सैडल की हो गया। हालो में क्या होता है, हालो में हमारा इस टाइप से बना होता है और जो नीचे वाली आकृति होती है इसमें हम लोग देखिए शाफ्ट को घिसे नहीं है, शाफ्ट को घिसना नहीं पड़ता है, शाफ्ट की जो यह रेडियस है ना, जो वक्रता है, उसी वक्रता में हम लोग शाफ्ट के नीचे भी काट देते हैं, ऐसे सॉरी की के नीचे काट देते हैं, यह पूरी लंबाई में कट जाता है, मतलब नीचे से हॉलो टाइप का बना दिया जाता है, इसीलिए इसको हॉलो सैडल की कहते हैं। ये वाला फिगर जो है हॉलो सैडल की का, क्लियर। ये चीज वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? देखिए टेपर्ड शाफ्ट की बात कर रहा है, फिदर की का यह फिगर है, और आपको मालूम है फिदर की हम लोग संघ की के अंतर्गत आता है। और फिदर की कहां यूज करते हैं? जहां पे हमें रोटरी सापेक्ष गति को तो रोकना हो, लेकिन एक्सियल मूवमेंट को, अच्छी गति को थोड़ा बहुत होने देना होता है, वैसी जगहों पर यह फिदर की यूज की जाती है। ठीक है, जी भेट की, देखिए जी भेटकी का ये वाला जो फिगर है ये जी भेटकी का है। ठीक है, जी भेटकी जो है हमारा, या जी भेटकी बोलते हैं, जी भेटकी बोलते हैं, इस टाइप से देखिए जी भेटकी, तो इसमें यह हेड बना होता है जिसको हम लोग गिब बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको गी भेटकी बोला जाता है। यह वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें पुली वगैरह लगाना हो, पुली को बार बार निकालना और लगाना आसान होता है। इस की को देख रहे हैं, हेड बना, इसलिए इसको निकालना और लगाना आसान होता है। तो ऐसी जगहों पे यूज करते हैं जहां पुली वगैरह, किनारे पे पुली लगानी हो तो फिर आसानी से लगा देंगे और आसानी से इसकी हेड की मदद से बाहर भी निकाल लेते हैं। उड्रप की, देखिए उड्रप की को हम लोग एडजस्टेबल की के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एडजस्टेबल की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहा है यह उड्रप की का फिगर है। ठीक है, यह साफ्ट है और यह वाला क्या है हमारा? उड्रप की है। देखिए उड्रप की का नीचे वाला हिस्सा कैसा है? अर्धवृत्ताकार है, जबकि ऊपरी वाला हिस्सा कैसा है? बिल्कुल आयताकार है। ये ध्यान देना हमें ये चीज इसमें उड्रप की में, कि नीचे वाला हिस्सा तो अर्धवृत्ताकार है लेकिन ऊपरी हिस्सा आयताकार है। इसका मतलब जो हमारा उड्रप की जहां पे यूज किया जाएगा तो जो साफ्ट होगी, यह देख रहे हैं साफ्ट है, और साफ्ट कैसी है? ये देखिए साफ्ट टेपर में है। साफ्ट कैसे है? टेपर में है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि टेपर शाफ्ट के लिए कौन सी की होगी, तो टेपर शाफ्ट के लिए हम लोग उड्रप की यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो की है ना, क्योंकि टेपर में शाफ्ट है तो और भी कोई की यूज करेंगे तो आधा ऊपर नीचे हो जाएगा, सही से सेट नहीं होगा। यह अर्धवृत्ताकार टाइप की है, तो इसीलिए हम लोग शाफ्ट में खांचा काटा जाता है, शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जाता है, अर्धवृत्ताकार खांचा काटते हैं। जबकि जो हब लगाया जाएगा, हब मतलब पुली या गियर होगा, उसमें पुली या गियर होगा, उसमें आयताकार खांचा काटेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट चीज है, आयताकार खांचा, आयताकार ग्रुप्स कटेगा। ठीक है, जहां पे उड्रप की यूज की जाती है, चूंकि नीचे अर्धवृत्ताकार है इसका, तो शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जाएगा, और ऊपरी हिस्सा आयताकार है, तो जो इसको ऊपर लगाना है, जो हब लगाना है, पुली या गियर लगानी है, उसमें आयताकार स्लॉट ही कटेगा, उसमें अर्धवृत्ताकार नहीं कटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चूंकि ये अर्धवृत्ताकार होती है इसीलिए टेपर शाफ्ट पे लगाई जाती है, और ये अपना एडजस्ट हो जाती है। जिस हिसाब से टेपर्ड है तो ये अपना इसमें घूम जाएगा और उस हिसाब से सेट हो जाएगा, अपने आप इधर उधर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए उड्रप की को एडजस्टेबल की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टेपर शाफ्ट पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल वाहन वगैरह में ज्यादातर यह यूज किया जाता है। फ्लैट सैडल की क्या है? तो यह वाला जो है फ्लैट सैडल की, अभी हमने पीछे देखा भी कि फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए हमारे पास जो राउंड की होती है ना, राउंड की होती है तो वह पूरा बेलनाकार होती है राउंड की। ठीक है, वह पूरी बेलनाकार रहती है। और उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है? सर्कुलर टेपर की होता है। सर्कुलर टेपर की में वो टेपर में रहता है, यहाँ पे देखेंगे तो यह टेपर में, इधर का साइज अलग होगा और इधर का थोड़ा कम होगा। तो यही कह रहा है कि सर्कुलर टेपर की प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं जब सर्कुलर टेपर की है, चूंकि भाई सर्कुलर है, सर्कुलर टेपर की का मतलब क्या भाई? वृत्ताकार है ना, तो जो खांचा भी काटा जाएगा इसमें, हब में देखिए शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा और हब में भी अर्धवृत्ताकार खांचा, दोनों मिला के पूरा वृत्त बन जाएगा। शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है और हब में भी अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है, क्योंकि यह सर्कुलर है तभी तो आधा इसके अंदर चला जाएगा और आधा ऊपर चला जाएगा, पूरा अच्छे से चला जाएगा। जबकि उड्रप की में क्या था, ये चीज ध्यान रखना, उड्रप की में क्या था? शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जा रहा था, हब या पुली में आयताकार काट रहे थे। और इसमें दोनों में, शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा और हब में भी अर्धवृत्ताकार खांचा किसमें होता है? सर्कुलर टेपर की वाले में होता है, या फिर राउंड की होगा उस केस में भी यही होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना, ये राउंड की है तो इसमें थोड़ा स्लिप होने का चांस ज्यादा होता है, इसीलिए ये हमारा लाइट ड्यूटी के लिए, जितना हमारा शंख की पावर ट्रांसमिट कर पा रहा था, टार्क ट्रांसमिट कर पा रहा था, उतना यह राउंड वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें स्लिपेज हो जाएगा। तो इसलिए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो समझ में आया कि लाइट ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? क्योंकि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को, बियरिंग जो है प्लेन बियरिंग की बात कर रहा है, कैसे पोजीशन में रखेंगे जो शाफ्ट के साथ ना घूमे? देखिए जो हमारी बियरिंग होती है जनरली ना, एक तो होती है हमारी क्या, एंटी फ्रिक्शन, एंटी फ्रिक्शन, और एक होती है फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है? हमारा हाउसिंग ब्लॉक होता है, सॉरी हाउसिंग ब्लॉक, हाउसिंग में ही हमारा क्या होता है?
यहाँ पे हम लोग बूस्ट वगैरह ऐसे लगा देते हैं, इसमें होल बना होता है और इसमें एक बूस्ट लगा देते हैं और इसमें हमारा शाफ्ट घूमता है, बियरिंग नहीं घूमता है। जो हाउस इसमें हम लोग बियरिंग जो लगाते हैं ना फ्रिक्शन बियरिंग में, तो हाउसिंग में हम लोग यहाँ पे बियरिंग लगा देते हैं, उसमें बूस्ट वगैरह लगा देते हैं, तो इसमें जो हमारी बियरिंग रहती है ना वो घूमती नहीं है, बियरिंग इस हाउसिंग ब्लॉक के साथ फिक्स रहती है, उसके अंदर शाफ्ट घूमता है। शाफ्ट घूमते घूमते क्या करता है, इसको घिस देता है, जब बियरिंग की साइज बढ़ जाता है तो फिर नया बियरिंग यहाँ पे बदलना पड़ता है। तो ये होता है फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में दो भाग होता है, एक इनर रेस होता है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, ऐसे रूलर होते हैं या फिर बॉल होती है, फिर ऊपर आउटर रेस होता है। ऊपर वाला हमारा आउटर रेस हो गया और अंदर वाला हमारा क्या हो गया, अंदर वाला जो होता है हमारा इनर रेस कहलाता है, इनर रेस। ठीक है, तो जो एंटी फ्रिक्शन में क्या होता है, जब शाफ्ट इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, अंदर इसके साथ जाम हो जाएगा, तो ये बियरिंग को घुमाएगा, इनर रेस को घुमाता है। आउटर रेस इसका हाउसिंग ब्लॉक में फिक्स होता है और इनर रेस इसमें क्योंकि शाफ्ट टाइटली इसमें फिट हो जाता है, तो बीच में रोलर है तो रोलर के माध्यम से घूमते हैं, तो इसमें बियरिंग का इनर रेस शाफ्ट के साथ घूमता है। किसमें, एंटी फ्रिक्शन वाले में। जबकि फ्रिक्शन वाले में ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन वाले में शाफ्ट इसमें जाएगा, बियरिंग बिल्कुल नहीं घूमेगी, बियरिंग हाउसिंग ब्लॉक के साथ फिक्स है, हमारा सिर्फ शाफ्ट घूमता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था कि शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। प्लेन बेरिंग मतलब फ्रिक्शन की बात कर रहा है, फ्रिक्शन बेरिंग को कैसे हम लोग पोजीशन में रखेंगे, और ये शाफ्ट के साथ जब नहीं घूमती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो की लगाया जाता है, की लगा करके हम लोग इसको फिक्स रखेंगे कि हमारी बेरिंग क्या रहे, हाउसिंग ब्लॉक के साथ फिक्स रहे, शाफ्ट के साथ ना घूमे, या तो स्क्रू वगैरह की सहायता से, यहाँ स्क्रू लगे होते हैं और इसको टाइट कर दिया जाता है इधर से और इधर से, तो उस पोजीशन में लॉक रहता है, रुका रहता है, वो शाफ्ट के साथ नहीं घूमता है। तो या तो की मदद से या तो स्क्रू की मदद से। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है, बाई की या स्क्रू। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी जो बियरिंग है उसको हाउसिंग ब्लॉक के साथ फिक्स रखते हैं और शाफ्ट के साथ घूमने से रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस की का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए फिगर दिखा रखा है, देखिए बताने की मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत है, मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए यहाँ पे शाफ्ट है, शाफ्ट को हल्का सा घिसा गया है जिससे कि की आसानी से बैठ सके। की कैसी है, बिल्कुल फ्लैट ऐसी दिख रही है, तो इसका मतलब या सैडल की है, क्योंकि शाफ्ट में कोई भी खांचा नहीं कटा है, तो सैडल की है कौन सी वाली है, फ्लैट वाली है, तो ऑप्शन से हो जाएगा फ्लैट सैडल की। ठीक है, टेपर वाले कब होता, टेपर संक की, भाई इसमें क्या होगा, इसमें जो संक की देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पैरेलल वाला है, यह क्या है हमारा पैरेलल वाला है, इसमें जो आगे है वही पीछे, दोनों बराबर है, तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है पैरेलल संख्या, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या, जो हमारा की है जितनी आगे उसकी मोटाई उतनी पीछे, पूरा लंबाई में एक बराबर, तो पैरेलल संख्या हो गया। और जबकि यहाँ पे देखेंगे इसका, देखिए आगे का ऊंचाई इतना है और पीछे का ऊंचाई कितना, इतना है, टेपर हो गया ना, आपको यहाँ फिगर से ही पता चल रहा होगा, आगे कम है, कम ऊंचाई है, पीछे ज्यादा, तो टेपर में हो गया, टेपर हो गया तो टेपर संघ की, यह किसका फिगर हो गया था, टेपर संघ की क्या हो गया। ठीक है, संघ की मतलब आधा शाफ्ट में भी जाएगा, आधा हम में भी जाएगा। और वहीं पे हालो सैडल की बात करें तो यह वाला फिगर आपका हालो सैडल की का है, इसको तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। इसमें देख रहे हैं नीचे की आकृति कैसी है, नीचे की आकृति इस टाइप से, ये हमारा हालो सैडल की हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट भी है और आज का क्वेश्चन हमारा ये लास्ट भी है। देखिए आप कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का नाम क्या है, की कैसा है, इस टाइप से आपको दिख रहा है, अभी हमने इसको पीछे देखा भी। ठीक है, अब तो आप देख के ही पहचान गए होंगे कौन सा की है, या इसका जीव हेड होता है तो गिव हेड की है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमें किनारे पे पुली वगैरह लगाना होता है, और इस जीव हेड की को निकालना और लगाना भी काफी सरल होता है, क्योंकि इसमें वो जो हेड बना होता है उसकी मदद से उसको निकालना काफी आसान हो जाता है, हैमर के द्वारा ठोक करके उसको फिक्स कर देते हैं और निकालते समय हेड को पकड़ करके खींच देते हैं, आसानी से निकल जाता है। शंख की, देखिए ये जो गिव हेड की है, यह शंख की का ही एक टाइप है। शंख की हमने बताया कि शंख की सैडल की दो होती है, शंख की वह होती है जिसमें शाफ्ट और हब दोनों में खांचा काटा जाए, सैडल की वह होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा काटा जाए। फीदर की, देखिए यह फीदर की क्या ऑप्शन है, यह भी मैंने आपको बताया था कि जहां पे घूर्णन सापेक्ष गति को रोकना हो लेकिन एक्सियल मोशन को होने देना हो, वहां पे फीदर की हम लोग यूज कर देते हैं, यह भी शंख की का ही टाइप है। जबकि उड्रप की, यह भी शंख की का टाइप है, क्योंकि इसमें भी शाफ्ट में भी खांचा कटा होता है और हब में भी खांचा कटा होता है। लेकिन एक चीज इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जो उड्रप की होती है यह अर्धवृत्ताकार आकृति टाइप की दिखती है, इसके नीचे की अर्धवृत्ताकार आकृति और ऊपरी सरफेस क्या है, आयताकार है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यह टेपर शाफ्ट पर यूज की जाती है, कहां पे, टेपर शाफ्ट पर, ज्यादातर ऑटोमोबाइल वाहन में, इसलिए इसके शाफ्ट वाले हिस्से में अर्धवृत्ताकार खांचा काटा जाता है, जबकि हब वाले हिस्से में आयताकार खांचा काटा जाता है। ये चीज मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन वगैरह पूरा ठीक से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और ये फिगर वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। और
ऐसे ही आगे वाले जो पार्ट होगा उसमें आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।